हो गया। नमस्कार। आज एक परिचर्चा का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। इस परिचर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं श्याम श्यामल जी, जो सत्य श्यामला के संपादक हैं, पंडित हृदय नारायण झा जी, जो योग गुरु, साहित्यकार और पत्रकार हैं। इधर हैं रमेश चौबे जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज जो परिचर्चा कर रहे हैं, इस परिचर्चा का विषय है आरक्षण कितना सफल और कितना भयावह। इस विषय पे परिचर्चा सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। हम सबसे पहले पंडित हृदय नारायण झा जी की तरफ चलते हैं और इनसे सवाल करते हैं। भारत में सदियों से आरक्षण रहा है, रिजर्वेशन रहा है। उस समय के रिजर्वेशन और आज के वर्तमान रिजर्वेशन में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है, या ये कह सकते हैं कि कोई तुलना नहीं है। पहले जो आरक्षण था वो सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए आरक्षण था। आज की जो व्यवस्था है वो असंतुलित बनाकर जबरदस्ती राज करने के लिए है। दोनों बात हम पे, असंतुलित बनाना और जबरदस्ती राज करना, दोनों बात हम इसलिए कहे कि आज किसी से भी पूछिए, वो किसी भी शिक्षा स्तर का कोई व्यक्ति हो, आपको ये नहीं बता सकता है कि हमारे देश में आरक्षण का आधार क्या है। जिस आधार पर आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित का श्रेणीकरण किया, उसका मानबिंदु क्या है? मानदंड क्या निर्धारित किया गया है? कौन पिछड़ा कहाएगा और कब तक पिछड़ा कहाएगा? कौन अति पिछड़ा कहाएगा, कब तक अति पिछड़ा कहाएगा? अति पिछड़ा से पिछड़ा आने के लिए क्या क्या प्रोग्रेस चाहिए? फिर दलित से, महादलित से दलित आने के लिए क्या क्या उन्नति आवश्यक है ऐसे व्यक्ति में? दलित से अति पिछड़ा में आने के लिए उसको क्या करना होगा, और अति पिछड़ा से पिछड़ा में आने के लिए क्या करना होगा, और पिछड़ा को ऊपर उठाने के लिए क्या स्थितियां बनेंगी? पहले ये यदि चार चीज पर निर्णय करके यदि आरक्षण का प्रावधान किया गया रहता तो आज देश में जो आरक्षण का विरोध हो रहा है न वो विरोध होता, और न ऐसे लोग आरक्षण के लाभ से लाभान्वित होते जो अब किसी भी मान बिंदु के आधार पर वो आरक्षण पाने के योग्य नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए ना, देश के एक से एक बड़े प्रधानमंत्री जहां खुद को पिछड़ा कह रहा है, तो अगला कौन है? राष्ट्रपति यदि अपने को दलित समाज से कह रहा है तो आखिर अगला कौन है? रही बात पिछड़ा, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित की, तो मैं तो ब्राह्मण कुल का हूं, लेकिन मैंने जो जन्म लिया, होश संभाला, तो खुद को मैं आज जो जिस रूप में परिभाषित है महादलित, मैं महादलित ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूं। और महादलित ब्राह्मण परिवार से होने के कारण मेरा समीकरण तो था नहीं, तो हमें स्वयं अपने प्रयास से अपने जीवन चरित्र को क्या करना है, कहाँ ले जाना है, मुझे काम करना पड़ा। और मैंने ये देखा, उसी में ये मैंने पाया कि आरक्षण जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है किसी के उन्नत और उत्तम चरित्र निर्माण से। वो उसका जन्मजात संस्कार होता है, पूर्वार्ध का संस्कार होता है, संचित संस्कार होता है। जो जिस संस्कार लेके आया उसका वैसा विकास होगा। हाँ, रही बात कि आप आरक्षण जो बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसका श्रेणीकरण कीजिए कि योग्यता के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर, वैचारिकी के आधार पर उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित की श्रेणी में रखा जाएगा। और फिर तदनुकूल शिक्षा मार्गदर्शन का एक व्यवस्था करके उसको आप ऊपर उठाइए। मुझे लगता है कि जिस समय भारतीय संविधान में
आरक्षण की बात कहीं की गई होगी, या 10 साल सुनते हैं कि 10 साल के लिए प्रावधान पहले किया गया कि 10 साल तक हम आरक्षण देंगे पिछड़ों को आगे करने के लिए। तो उन लोगों ने जरूर सोचा होगा कि 10 वर्षों में ये जो आज पिछड़े हैं कल होकर के वे अगड़ा हो जाएंगे, उनका जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आजादी के समय जिस समय आरक्षण दिया गया उससे 70 साल बीत गया, दिनानुदिन आरक्षण का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आखिर ये क्या है? ये एक ही चीज है कि आरक्षण पाने वालों की संख्या देश में अधिक है और उनके वोट के आधार पर हमको बहुमत मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे, तो हमारी सत्ता है, हम जैसे चाहेंगे जिसको चाहेंगे जैसा लाभ दे सकते हैं। तो इससे विषमता बढ़ रही है। ये आरक्षण कोई न्यायोचित नहीं है। श्यामल जी, झा जी ने कहा कि आरक्षण से विषमताएं बढ़ती है, क्या आप कहेंगे? देखिए, विषमताएं तो बढ़ी हैं सर। अभी आप देखिए, सबसे नीचे जो समाज है अपने बिहार में भी एक जाति है मुसहर, मांझी जिसको आप बोलते हैं। आरक्षण का लाभ उसको क्या मिला? शिक्षा आज भी उससे दूर, रोजगार आज भी उससे दूर, लेकिन आरक्षण का लाभ के श्रेणी में वो भी है। पूरे बिहार में एक भी डॉक्टर उसके समाज का नहीं है, यानी शिक्षा उसको नहीं मिल रहा है, तो आरक्षण वो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ बन पाएगा? लेकिन इन्होंने ठीक ही कहा कि अगर हमें सत्ता में आना है तो कुछ ऐसी बातें करो जिससे लोग हमारी तरफ आ जाए। और इसी का वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि दक्षिण के कुछ राज्यों में 75% से ऊपर आरक्षण हो गया है। अपने बिहार में भी बातें चलती रही हैं कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दी जाए। आरक्षण दे करके अभी कहीं हम देख रहे थे समाचार में ही कि एक डॉक्टर जो आरक्षण से डॉक्टर बना, वो जब मरीज को पेट खोल लिया मरीज का, उसके बाद वो करा कि अब ये मेरे पास संभव नहीं है, इसे आप हमारे यहाँ से ले जाएं। जो -40 नंबर ला करके डॉक्टर बनेगा उसका क्या होगा? तो विषमता तो सर बढ़ रही है। जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आरक्षण जो है केवल लोकतंत्र में अभी जो चल रहा है केवल अपने लाभ हित के लिए किया जा रहा है। गणित बैठाया जा रहा है कि किस जाति के साथ जो है तालमेल किया जाए ताकि मेरा बहुमत सिद्ध हो जाए। अभी जैसे 4 वर्ण थे तो अब उसमें भी क्या किया गया कि जैसे वैश्य में भी जो थे उनको शामिल कर लिया गया आरक्षित श्रेणी में। सवर्ण में जैसे कुछ लोग थे, ब्राह्मण में जैसे निम्न श्रेणी के लोग माने जाते थे जैसे गिरी वगैरह, तो उनको अति पीछा में कर लिया गया। अच्छा, जो जिसको हम शूद्र कहते थे उसको जो है दलित महादलित में बांट दिया गया। अच्छा, आरक्षण जो दिया गया तो बाबा साहब को आरक्षण तो प्राप्त नहीं था, आज़ादी के बाद आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो बाबा साहब को जो बढ़ाए लोग वो सवर्ण ही बढ़ाए, ब्राह्मण ही बढ़ाए, यहाँ तक कि अपना नाम दिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए ही दिया था कि यह राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से वो कुछ उनका स्थिति सुधर जाए। तो उस आधार पर आरक्षण तो लागू हुआ नहीं। अब जो जैसे मान लीजिए कि एक बार जो लाभ उठा लिया आरक्षण का तो उसको आरक्षित श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। अभी जो एक बार MP बन गया, विधायक बन गया, जनप्रतिनिधि बन गया आरक्षित श्रेणी का, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए ताकि उसी श्रेणी के जो अन्य हैं वो लाभान्वित हो सके। 75 साल हो गया आरक्षण के, लेकिन लाभान्वित का जो संख्या जो है उसी में एक अभिजात वर्ग का गठन होते जा रहा है कि आरक्षण का वही पीढ़ी दर पीढ़ी लेते रहेंगे। तो उस आरक्षण से जो है पूरा नुकसान है। और आप देखेंगे कि विकसित देशों में जो है इस तरह का आरक्षण नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण है।
आप किसी को जो है सुविधा उपलब्ध कराइए। आप ऐसा कीजिए कि सवर्ण का लड़का, वैश्य का लड़का, जितने भी अब ये जैसे सब सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता है, तो उनका जो है लड़का एक स्कूल में समान शिक्षा प्रणाली आप विकसित कर दीजिए। उसको अवसर दीजिए कि गरीब का बच्चा जो है वो सवर्ण के जो धनी है उनके बच्चे जैसा शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उसको अवसर दीजिए। मतलब आपका कहना है कि ये असमानता को बढ़ा रहा है। असमानता, जी बिल्कुल, असमानता को और असंतोष को, और सबसे ज्यादा जो मैं अब मन केंद्रित करना चाहता हूँ, यह देश के लिए बहुत ही घातक है। अब इसलिए घातक है, मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट, जो कोई नहीं बताएगा, कि मान लीजिए कि मेरिट का जो हत्या किया जा रहा है, जो जिस बच्चा को आ रहा है 95%, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और -40 का, जैसे श्यामल जी ने कहा, वो डॉक्टर बन जा रहा है, तो 95% लाने वाले के दिमाग में क्या भाव आएगा? वो देश के प्रति उसके मन में क्या आएगा? वो देशभक्ति यहाँ पर तो मेरे समझ से उसके दिमाग में जो है ना, वो कौंधेगा कि हम जो इतना पढ़े, मेहनत किए, और उसके बावजूद भी मेरा छट जाता है और -40 वाला का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो है देशभक्ति आएगा नहीं, उसमें जो है ना विद्रोही भावना आएगा। वो देश के लिए घातक है। दूसरा कि जो आरक्षण श्रेणी के ही जो रामविलास जी थे, अभी स्वर्गीय हो गए, उन्हीं से जब पूछा गया कि आप आरक्षित श्रेणी के डॉक्टर से इलाज कराएंगे कि सामान्य वर्ग से कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षित वाले से हम नहीं कराएंगे, हम सामान्य वर्ग से कराएंगे, क्योंकि वे मेरिटोरियस होते हैं और वो प्रतिभा के चलते जो है डॉक्टर बने हैं, तो वो अच्छा डॉक्टर है, तो इसलिए हम उन्हीं से इलाज कराएंगे। तो जो मेरा कहना कि आरक्षण आप दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समानता के दृष्टि से उसके साथ देख रहे हैं कि नहीं, आप आरक्षण से डॉक्टर बना रहे हैं, तो उसी श्रेणी के जो है लोग शुरुआत करें कि नहीं, उसी डॉक्टर से, उसी शिक्षक से हम पढ़ें, उसी जो है ना गुरुकुल जो पहले होता था, तो उसी को जो है ना अपना शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, अगले सवाल हम ये चौबे जी ने बहुत अच्छी चीज़ें कही कि रिजर्वेशन से अगर आप बनेंगे तो जो मेरिटोरियस हैं उनकी तो हत्या हो जा रही है, जो देश के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी घातक है। तो ये मनुस्मृति में, जिसको कई लोग कहते हैं कि उसको जला देना चाहिए, मनुस्मृति में भी रिजर्वेशन का प्रावधान था। बिल्कुल। वहाँ आरक्षण का जो था वो कैसा था? गुण कर्म के आधार पर था ना। जैसे भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। तो आज जो आरक्षण है वो गुण कर्म के आधार पर होना चाहिए। आज भगवान कृष्ण का जो ये वचन है, इस आधार पर यदि आप आरक्षण देते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको समान रूप से लाभ इसका प्राप्त होगा। और अभी जो सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार, उनको कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो अनुप्राणित संस्था है, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल उद्देश्य है उसमें भी तो यही दिया हुआ है कि सत्ता का जो लाभ है वो सभी वर्गों तक समान रूप से जाना चाहिए, और देश के सभी नागरिकों का देश के संसाधन में जितना हिस्सा बनता है उसका उतना हिस्सा उस तक पहुंचना चाहिए। तो इससे ये जो चीज है ये तो समानता की बात करती है ना। और जो भारतवर्ष है उसकी सभ्यता संस्कृति के प्रति यदि आप थोड़ा सा भी आस्थावान हैं तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति वैश्विक रही है, जो कहती है विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरम। हमारे विश्व ग्राम के सभी नागरिक स्वस्थ हों, हृष्ट पुष्ट हों, सबके कल्याण की बात है। ऋग्वेद में चले जाइए तो ऋग्वेद का एक सूक्त है
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सभ्रांतरो वावृधु सौभगाय। इसका आशय कहता है कि हे संसार के पुरुषों, तुम में से न कोई किसी से बड़ा है न कोई किसी से छोटा है, तुम सारे आपस में भाई भाई हो, संयुक्त रूप से मिलकर के ऐश्वर्य वृद्धि का प्रयास करो। यहाँ भी कोई असमानता नहीं है। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद में है, वो कहता है संग छद्वंशम वदध्वंशम वो मनांश जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। इसी में आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि पूर्वजों ने जो आरक्षण कराया, ये क्या है संज्ञान सूक्त? कहा कि एक जैसा चाल चलन रखो, एक जैसा वाणी व्यवहार रखो, एक जैसा मन बुद्धि विवेक विचार से अपने साथ संगठित होकर के अपना सामाजिक जीवन को आगे ले जाओ। तो हमारा देखिए गांव का जो सामाजिक जीवन रहा है वो संगठित जीवन रहा है। उस संगठित जीवन में सबके काम अलग अलग बटे हुए थे। कोई कृषि कार्य करता था, कोई लोहा का काम करता था, कोई लकड़ी का काम करता था, कोई बांस का काम करता था, कोई मिट्टी का काम करता था, कोई व्यापार करता था, कोई दुकानदारी करता था, कोई रक्षा प्रतिरक्षा के लिए गांव की रक्षा के लिए काम करता था, कोई ज्ञान विज्ञान का जो प्रसार है, कैसे लोग को जीना चाहिए, कैसे उसका आचार होना चाहिए, कैसे सदाचार होना चाहिए, कैसे मिल करके रहे, कैसे समानता का समरसता का भाव रहेगा, उसके लिए प्रयास करते थे। तो यही था संगठित, सही हमारे पूर्वजों की संगठित आरक्षित व्यवस्था थी कि जो जैसा कर्म कर रहा है वो उस कैटेगरी का लोग है। लेकिन कहीं भी इतिहास उलट के आप नहीं देख सकते हैं कहीं पर भी कि वो जो एक जगह संगठित व्यवस्था थी वो में कोई किसी को हीन भाव से देखने की कोई बात कही गई है या निर्देश दिया गया है। और यही कारण था कि उस समय में वैदिक काल से आप देख लीजिए ना, कई ऐसे उदाहरण हुए जो शूद्र कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण बने और आचार्य ब्राह्मण के रूप में वे प्रतिष्ठित हुए, ब्राह्मण से क्षत्रिय भी हुए, विश्वामित्र के ही पुत्र शूद्र हो गए एक पुत्र। तो ऐसा उदाहरण पहले से भी रहा है और आज के समय में इसलिए ये प्रासंगिक है। मैं गुण कर्म के हिसाब से कह रहा हूं कि आज देश का चाहे कोई भी नीति निर्धारक नीति निर्माता हो, वे इस पर विमर्श करें कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित नहीं है? और यदि है तो जिसको आप जाति के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित रूप में परिभाषित करके लाभ दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो एक बड़ा तबका एक बड़ी जनसंख्या इस लाभ से वंचित हो रही है, तो ये कितना न्यायोचित है उस देश में जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार और न्याय का अधिकार। तो आप समानता और न्याय का अधिकार अपने द्वारा जो आरक्षण का मानदंड फिक्स किए हैं उस पर आप कितना दे रहे हैं, इस पर उनको अपना जवाब देना चाहिए, अपना एक तर्क रखना चाहिए। श्यामल जी, अभी झा जी ने कहा कि भारत में समानता का अधिकार है, जो कि संविधान में भी कहता है, क्या आप मानते हैं इसको? नहीं सर, अभी समानता की अगर बात आप करें और इन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाजपा जो है वो एक ऐसे संगठन से डील होती है जो अपने आप को सम्मानता और क्या क्या, तो आज उस आरएसएस में भी वो बात नहीं है, क्योंकि इसके जो भी संघ चालक हैं उन्होंने कहा कि जो 200 साल तक दबाए गए कुचले गए उन्हें 2000 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। कौन लोग दबाए गए? ये सवाल मेरा उनसे है, कौन लोग दबाए गए? लोग बोलते हैं कि छुआछूत था। हम तो नहीं मानते हैं कि छुआछूत था। जब से हमने देखा हमारे घरों में ये स्थिति थी, अगर हमारे यहाँ शादी है तो शादी में हमारे जात के अलावा अन्य समाज के जो लोग थे वो लोग भी हमारे साथ थे, वो बराबरी में थे। आज बराबरी कहाँ है? बराबरी की बात करते हैं तो आज नौकरी में भी आरक्षण है, पढ़ने में भी आरक्षण है। जो पढ़ने लायक नहीं है, जो घोड़ा है गधा है,
उसे हम घोड़ा बनाने की बात कर रहे हैं। जो घोड़ा है उसको हम गधा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ बराबर समानता है? एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। एक मिनट, हम फिर प्रश्न आपके पास आएंगे। जी 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 जी। श्यामल जी ने कहा कि समानता नहीं है, गधे को घोड़ा, घोड़ा को गधा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, श्यामल जी का बिल्कुल जो है सही कहना है इनका। जैसे अभी आरक्षण हम दे रहे हैं तो उसमें भी कैटेगरी बना दी है। प्रथम श्रेणी अफसर, द्वितीय श्रेणी क्लर्क हो गया, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो जब कह रहे हैं कि समानता लाने के लिए हम आरक्षण दे रहे हैं, तो मेरा कहना है कि प्रथम श्रेणी का जो है वो क्या चतुर्थ श्रेणी से उस तरह का व्यवहार करता है? जबकि पहले नहीं ऐसा था। पहले जैसे जो थे सवर्ण में विद्वान थे, उसी तरह से मान लीजिए न कि शूद्र कह सकते हैं, या आप मान लीजिए कि दूसरे जाति का भी कह सकते हैं। जैसे कबीर, सूरदास थे, बहुत विदुषी थी, महिलाएं भी थी, तो उनके साथ जो है वही व्यवहार होता था जो तब के तत्कालीन जो थे वो सवर्ण थे। अब विदुर जी का आप लीजिए, विदुर जी को कहा गया सुतपुत्र, लेकिन विदुर जी का महत्व उस समय देख लीजिए और सम्मान देख लीजिए कि हर एक नीति में उनका जो है पूछताछ होता था, सम्मान होता था, सम्मान के साथ उनका जो है बैठाया जाता था। लेकिन अब जो सामाजिक और कहते हैं कि धार्मिक और आर्थिक आधार के लिए समानता लाने के लिए हम आरक्षण दिए हैं, स्वतंत्रता के 75 साल के बावजूद भी असमानता बढ़ते जा रहा है। बल्कि मेरा कहना है कि 75 साल में जो आरक्षित श्रेणी में आए हुए हैं, अब उनको जागरूक करने की जरूरत है। उनको इसलिए जागरूक करने की जरूरत है कि उसमें जो है वो लोग क्रीमी लेयर के मांग करें, जो निचले पायदान पर जो है उस वर्ग में उनको असली लाभ मिल सके, वो जो है ना उसके लिए जागरूक हो। जैसे इंदिरा आवास भी है, तो इंदिरा आवास भी जो जिसका घर नहीं है, आप देखेंगे देहात में, उसको नहीं मिल रहा है, और किसी का दो घर मिल रहा है, पत्नी के नाम से अलग मिल रहा है, पति के नाम से अलग मिल रहा है, तो वहाँ कौन रोक रहा है? उसी वर्ग का भी उस समान को तो मिल नहीं रहा है। जैसे दलित के लिए आया 100 गो घर आया, तो जो 100 गो आया तो देखना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा दलित है, नीडी है, उसको मिलना चाहिए, उसके जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी को दो गो हो जाता है। तो आरक्षण से जो है, आधुनिक आरक्षण से असमानता बढ़ी है, असंतोष बढ़ा है और विस्फोटक स्थिति होगा। इसका जो है अंजाम जो है ना बहुत बुरा होगा। आप देख सकते हैं चाइना, आपका भारत के बाद आजाद हुआ चाइना, और चाइना कहां से कहां चल गया, और हम कहां से कहां चल गए। इसी आरक्षण के कारण जो है ना ये नुकसान हो रहा है। और जो है उन लोगों को जागरूक होना चाहिए और अधिकार को समझना चाहिए कि मेरे अधिकार को जो है ना, तो हमारे ही वर्ग का जो है वो चालाक चतुर शातिर वो हड़प रहा है, तो उसको जो है ना वो बंद कराने के लिए उसको आंदोलित होना चाहिए। उसको वहाँ ध्यान देने की जरूरत है, न कि नफरत पैदा करे कि सवर्ण को, ब्राह्मण को गाली दे, राजपूत को गाली दे, बनिया को गाली दे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण जब मिल गया, वो कितने आदमी जो निश्चिंत हो गए कि चलिए नहीं पढ़ेंगे तब पर भी हमको आरक्षण है, नौकरी मिल जाएगा। उससे मेधा शक्ति उस वर्ग में वो घट रही है और नहीं पढ़ रहा है। और जो है ना देखिए, ये सवर्ण का मेहनत कर रहा है 90-95% 98% ला रहा, रात दिन मेहनत कर रहा है, तो असंतोष उसके अगर दिमाग में घुस गया तो विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। और वो जो है ना विकासशील देश है हमारा, तो कभी विकसित नहीं होगा जो है, और जो है ना नीचे की तरह जाएगा, या जो है या देश बर्बादी की ओर जाएगा। बर्बादी की ओर जाएगा। जी
इनका जो ऐसे देखा जाए तो आरक्षण जो लाया गया था उस समय के लोगों का जो सोच था, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी लोग थे, उन्होंने सोचा था कि हम रिजर्वेशन, जिन जातियों को उस समय रिजर्वेशन दिया गया था वो वाकई में उस समय पिछड़े थे, आर्थिक आधार पर पिछड़े थे, जातिगत आधार पर नहीं। लेकिन बाद के दुष्ट नेताओं ने अपने वोट बैंक के लालच में उसे जातिगत आरक्षण करके देश के साथ कितना बुरा किया। बहुत बुरा। सबसे बड़ा तो ये हो गया कि परस्पर द्वेष भाव पैदा हो गया। एक ही उम्र का जो नौजवान है उसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बीच में भेद पैदा हो गया। एक दूसरे को देख करके ये तो फीलिंग होगा ही ना कि हम 80% नंबर ला करके भी फेल हो गए, ये 40% नंबर ला करके पास हो गया, तो उसके मन में तो वहाँ मन खचोटेगा उसका, तो ये कर दिए। एक और चीज हुआ है कि जीवन के ध्येय से आपने आरक्षण देके सारे युवा को भटका दिया। पहले हमारे देश में जितना भी देखिए, मिथिला में देखिए, ये राजा सलहेश का नाम सुनते हैं, लोरिक, वीर लोरिक का नाम सुनते हैं, दीना भद्री का नाम सुनते हैं, दुर्गा दयाल का नाम सुनते हैं। ये सब कौन थे? ये सब थे दलित, महादलित, जिसको आज आप कह रहे हैं वो थे। लेकिन उनकी पूजा सभी करते हैं, वो सब में वंदनीय है, पूजनीय है। मैं अपनी बात आपको करता हूं। प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी जी। आज के लोग कहते हैं कि हमें, जैसे श्यामल जी ने भी पहले कहा कि लोगों ने कहा कि हमें 2000 साल से दबाया गया है, 5000 साल से दबाया गया है। तो दबाने वाले थे कौन? क्या कभी किसी ब्राह्मण ने भारत में शासन किया है क्या? कभी नहीं। ब्राह्मण का तो खैर दबाने की जो बात कहते हैं वो समझिए कि अपने आप में अल्पज्ञ हैं। इसलिए अल्पज्ञ हैं कि ब्राह्मण का जो वास्तव में ब्राह्मण का स्वरूप रहा है वो तो प्रातः काल उठते ही कहता है वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता। उसके लिए भगवान ने कोई व्यवस्था नहीं दी कमाने की, कहीं नहीं कोई प्रावधान है ब्राह्मण के लिए रोजगार का। आप देख लीजिए शास्त्र उलट के, उसका काम ही रहा सबके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग होवे। ये ब्राह्मण की उक्ति है। अयं निजं परोवेति गणनां लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये ब्राह्मण की उक्ति है। नारायण पंडित बंगाल नरेश के ब्राह्मण थे, राजपुरोहित थे जिन्होंने ये कहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका रट्टा लगा करके पूरे विश्व में, भारत में सबको कान में घुसा दिए वसुधैव कुटुम्बकम, अपने साइड हो गए। वसुधैव कुटुम्बकम में नहीं है, हम नहीं मानते वसुधैव कुटुम्बकम को। हमने बोल दिया, जनता जाने, जनता का बात जाने। तो ये जो चीज हुआ है, आप इसी के जड़ में चले जाइए। अभी जितना मैं बोला, चाहे विश्व समुदाय के लिए जो बोला वो, या अपने देश के लिए संगठन के बारे में जो बोला वो, तो अब जो संगठन एक पार्टी में रह के यदि संगठन के आदर्श को ठोकर मार के चलना है, वो कैसे उसको स्वीकार करेगा? तो एक तो गलत इन्होंने ये किया है कि जो ये बोल रहे हैं उस पर खुद कायम नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम यदि आप कहते हैं तो सब बराबर हो गया ना, सबकी बात आप सोचिएगा ना। तो इसमें क्या हो गया, हम जो कहने वाले थे आपको कि आज आप देख लीजिए, कोई उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि कोई सवर्ण लड़का है तो कहेगा कि ये हमारे ये शूद्र कुल का बच्चा था, हमारे साथ पढ़ता था, हम इससे प्रेरित होकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको ऐसा उदाहरण कम मिलेगा। लेकिन आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, उस समय एक जीवत साहू था। मैं 7वां में जब था तो वो 10वां में पढ़ते थे। उस दिन 11वीं में होता था, मैट्रिक की परीक्षा होती थी। वो 10वां में टॉप करता था स्कूल में। उनके पिताजी सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक राजमिस्त्री का काम करते थे, और वो आता था उस 10वां क्लास में, वो धोती पहन के आता था, बुशर्ट पहन के आता था, और इतना विनम्र रहता था कि पूरे स्कूल के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबका आदरणीय वो रहता था लड़का। सब उसकी प्रेरणा लेते थे। हम भी प्रेरित थे उससे कि मैं पंडित का बेटा हूँ, मुझमें वो संस्कार नहीं है, मुझे वो संस्कार ग्रहण करना चाहिए। तो वहां पर मैं आप जो आरक्षित कोटा का आदमी था, लेकिन सवर्ण उससे प्रेरित होकर के अपना चरित्र बना रहा है। आज तो आपने ऐसा विद्वेष पैदा कर दिया कि कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है। राजकुमार यादव था, हमारे क्लास में था, हम उससे थोड़ा कम तेज थे।
तो वो गाय भैंस का भी परिचर्चा कर लेता था, पढ़ाई में भी आगे था। वो भी मुझे प्रेरित किया कि हम ब्राह्मण कुल में हो करके हम उतना तेज नहीं है, उतना नंबर नहीं ला पाते हैं, वो लाता है। लेकिन वो भेदभाव नहीं था। आज जो आरक्षण का आप नियम बनाए हैं, उस आरक्षण पर में तो हमको चाहिए कि इस पर में सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था को अब संज्ञान लेना चाहिए कि क्या चिराग पासवान दलित हैं? क्या डॉक्टर संजय पासवान दलित का कहला सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री पिछड़ा कहला सकते हैं? क्या राष्ट्रपति दलित महादलित से आते हैं? तो आज सबसे पहले यदि देश को बचाना है तो सभी भेदभाव भूल करके एक बार फिर से नीति निर्धारकों का, एक नीति निर्माताओं का एक कमेटी बनाइए और उनको ये बताइए, सर्वे कराइए कि जिसको हम अति पिछड़ा कह करके हम आरक्षण दिए, कितना दिन से दिए, जितना दिन से दिए उस अति पिछड़ा वर्ग में कितना पलायन रुका, कितने को हम रोजगार दिए, कितनों का जीवन स्तर सुधार हुआ। ये पिछड़ा का भी सर्वे हो, अति पिछड़ा का भी सर्वे हो, दलित का भी हो, महादलित का भी हो, तो चौंकाने वाला परिणाम आपको आएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, मैं गांव गया था, अब तो बहुत 5 साल से मैं गांव जा भी नहीं रहा हूं, 5-10 साल से, लेकिन मैं गया 10 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूं। तो हमारे यहाँ एक दर्जी है, वो पसमानदा समाज से आता है, मुस्लिम है, तो बहुत घरेलू संबंध था। तो हमको कहा कि जो आपका तो विधायक जी मित्र है, सो देखिए ना हमारा बेटा जो है ये बड़ी आशा लगा के पढ़ा है कि अल्पसंख्यक भी है, रिजर्वेशन भी है, उसको नौकरी लग जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है मेरे बेटा का। जो हम कहेंगे इतना बड़ा बड़ा नेता है, तुम लोगों में नहीं उससे कहते हो, कोई नहीं सुनता है, तब ना आपसे कह रहे हैं। अब ये देखिए स्थिति, ये एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूं, आज भी यही स्थिति है कि पिछड़ा में जो आगे बढ़ गया वो पिछड़ा को देखना नहीं चाहता, अति पिछड़ा में जो आगे बढ़ा हुआ है उसको अति पिछड़ा से कोई लेना देना नहीं है, दलित में जो आगे बढ़ा हुआ है उसको दलित से लेना देना नहीं है, महादलित में जो आगे बढ़ा हुआ है वो महादलित उसके लिए महादलित ही है। जो अभी ये कह रहे थे कि मुसलमान में ये नहीं दिखाई दे रहा, मुस्लिम में वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी कास्ट से तो आते हैं हमारे माझी जी। श्यामल जी, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कहना क्या है, आप आरक्षण की बात अगर करते हैं तो आरक्षण की स्थिति तो ये है कि अगर कोई सवर्ण लड़का किसी गैर सवर्ण लड़की जो आरक्षित परिवार से है, वो अगर उससे शादी कर लेता है तो भारत जो है क्या कर पुरुष प्रधान देश है, उसके बाद भी वो लड़की जो है उस सवर्ण समाज की नहीं कहलाती है कानून के नज़र में। वो लड़की फिर वो जहाँ से आई थी वहीं की रह जाती है। अगर उसको उलट दें आप, किसी सवर्ण परिवार की लड़की किसी दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार में शादी कर लेती है तो वो लड़की जो है जब तक जीवित है तब तक वो गैर सवर्ण नहीं हो सकती है, वो सवर्ण नहीं रहेगी। जैसे में भी आप एक उदाहरण ले लीजिए, हमारे बिहार के एक पूर्व मंत्री महावीर चौधरी, उनकी जो शादी थी वो सवर्ण लड़की से थी, उनके जो पुत्र हुए उनकी भी शादी सवर्ण लड़की से थी, लेकिन वो आज तक सवर्ण नहीं हुए। और संजोग बस ऐसा कि उनकी जो बेटी है, मतलब पोती जो है, महावीर चौधरी की पोती, वो सवर्ण समाज के लड़का से शादी कर लेती है और वो आरक्षित है, वो आज भी आरक्षित है और चुनाव भी जीत रही है। बिहार में देख लीजिए, लोकसभा की अध्यक्षा रही मीरा कुमार जी, जगजीवन राम की पुत्री थी, शादी की कुशवाहा परिवार में, जो कुशवाहा पिछड़ा है या अति पिछड़ा जिस समाज में हो, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट की ही रह गई। ये किस तरह का आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ आप जा रहे हैं? व्यवस्था आप तो पति पत्नी को 2 जगह कर रहे हैं उसको, जबकि पति के साथ ही पत्नी है, दो उसको अर्धांगिनी कहते हैं, और उसके बाद दोनों को 2 समाज में बांट रहे हैं। तो फिर आरक्षण का तो ये वास्तविकता है कि आज भी भेदभाव, आरक्षण और भेदभाव बढ़ा रहा है। किसी ने कहा कि लोग कुएं पर पानी नहीं लेने देते थे, बहुत जगहों पे दिखा, हम सदन में भी लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुआ, ठाकुर का कुआं। अभी एक लड़की लेडीज है किरण यादव, जब किसी सवर्ण लड़कियों की बलात्कार होता है तो वो लिखती है फेसबुक पर कि सवर्ण लड़की का कुआं सुखा दिया, उसके पानी को बहा दिया, इस तरह से वो बात लिखती है।
कितना घृणा है उस लड़की के दिमाग में, ये आप समझ सकते हैं। और ठाकुर का अगर कुआं था तो ठाकुर तो खुद कुआं नहीं खोदा था। कुआं खोदने के समय में किसी न किसी जो मजदूर था, जिस वर्ग का मजदूर था, वही खोदा था कुआं। और कुआं बनाने के बाद वो मजदूर छूत हो गया। जब तक अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी भारत में, हमारे घर में बच्चे जो पैदा होते थे वो 2.5 लोग ही पैदा करते थे, वो किसी खास जाति की होती थी। बिल्कुल। उस समय ब्राह्मण के घर का बच्चा अगर पैदा होता था तो वो अपने माँ का दूध नहीं पीता था। पहले जो है वो जो धाई थी उसके अंगुली उसके मुंह में जाता था। कितने बच्चे को ब्राह्मणों ने फेंका। और लोग कहते हैं कि दास परिवार से छुआ जाता है, पासवान से हड्डी छुआ जाता है। ये सारे का सारा जो व्यवस्था फैलाया गया वो केवल और केवल सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए किया गया। और जो वामपंथी लोगों ने इतिहास लिखा उनका ये सब खेल है। और कुछ जो तथाकथित लोग पढ़ लिए ज़्यादा, नीचे क्लास के लोगों ने जो ज़्यादा पढ़ लिए सवर्णों के अनुकंपा से, वो लोग ज़्यादा बगावत कर रहे हैं, ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं, अल्प पढ़े लिखे लोग, जो कह लीजिए तो अफवाह तो वहीं से फैल रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी लोग मनुस्मृति की को जलाने की बात करते हैं, जब हमने उनसे प्रश्न किया कि कहाँ लिखा हुआ है, तुम पढ़ा हमको, मैं मनुस्मृति देता हूँ, बिल्कुल, तो वहाँ लोग भाग जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी पढ़ा नहीं, गीता पढ़ा नहीं। मैं इनकी बात से एक बात जो निकल के आई है कि सबसे पहले जो वो जिसको पहले लोग ढगलिन कहते थे, उंगली चटाती थी बच्चा को, नहीं सही बात कर 9 महीना जो उसके गर्भ में रहता था बच्चा या रहती थी, वो 9 महीने का जो उसका गंदगी था वो उसके मुंह से निकालते था, मुंह का सफाई करती थी, वो तो उसी उंगली से करती थी। तो छूत कहाँ था, तो वो बच्चा छुआ गया। अभी मिथिला में एक इतिहास है बना हुआ, चमनिया पोखर है, वो सरसोपाही में, नाम सुने होंगे, मधुबनी जिला में सरसोपाही है और चमनिया पोखर है। चमनिया पोखर का इतिहास ये है कि भवनाथ मिश्र के, अयाची मिश्र के जो पुत्र जन्म लिए, तो डगरिन को देने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है, पुत्र का पहला कमाई हम आपको दे देंगे। वो संतुष्ट होकर चली गई। वो 5 वर्ष के नहीं हुए थे, नंगे थे, तो राजा की सवारी, शाही सवारी आ रही थी, तो ऐसे करके राजा का रास्ता रोके। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बोला, बालो हम जगदानंद नवमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। तो ये राजा चकित हो गए, तो कहे कि हमारे खानदान का परिचय आप जानते हैं? कहा बिल्कुल जानते हैं। तो राजा के खानदान का परिचय एक छंद में वो नंगा बच्चा सुना दिया। तो कहे कि आपको क्या चाहिए? तो कहे हमको पैसा चाहिए। अब वो तो बच्चा तो कहे कि आपको तो कुछ है नहीं हाथ में, क्या कैसे लीजिएगा? तो खजांची जो सेवक था उसको कहे कि इनको ऐसे कर दीजिए, इसमें जितना स्वर्ण मुद्रा आ सकता है ऐसे इनको भर दीजिए, ऐसे ही गोदी में उठा कर आंगन पहुंचा दीजिए। तो ऐसे स्वर्ण मुद्रा पूरा भर करके उनको उठा करके आंगन में ले जाकर रख दिया। तो वो जो माँ थी उनको याद आया गोपाल जो डगलिन को कही थी कि पहला कमाई आपका होगा, उसको ढकिया से ढक दी और कही कि उनको बुला के ले आइए, उनका पैसा है। बुला के लाई, कहे कि ये बेटा का पहला कमाई आप ले जाइए। तो कहे कि इतना हम कैसे ले जाएंगे, इसमें सबको 2-4 को दे दीजिए, तो सब आपका है। कि नहीं बचन बचन है, ये हम आपके लिए बोले थे पहली कमाई, तो ये आप ले जाइए। वो डगलिन कितनी एडवांस थी। आज आप पिछड़ा, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं। उस ब्राह्मणी जो अयाची मिश्र जैसे त्यागी तपस्वी की पत्नी थी, उसमें और उस जो चमाइन थी जिसको डगलिन कहते हैं, उसके मानसिकता में जरा सा भी ऊंच नीचा फील नहीं कर सकते हैं। उसने सोचा कि ये जीवन तो ऐसा ही है, खाएंगे पिएंगे सब खत्म हो जाएगा, कृत कर लेना चाहिए जो अमर हो जाएगा। उसने तालाब खनवा दिया, आज भी चमनिया पोखर के नाम से मशहूर है। तो आप यदि उस चीज पर जाइएगा तो ये सामाजिक समरसता और पारस्परिक जो सौहार्द था उसके आधार पर ही हमारे सारे वर्णों का एक व्यवस्था की गई थी समाज में, और उससे समाज सुखी था, गांव सुखी था। आज गांव दुखी हो गया है। हम लोगों को याद है कि पहले शादी होता था या किसी का मरनी हो गया
कुछ भी हो गया तो उसके यहाँ कोई बाहर का लेबर नहीं रखना पड़ता था, किसी का कोई काम ठेका में नहीं देना पड़ता था। सारे समाज के लोग मिल करके अपनी जिम्मेवारी समझ के उसको पूरा करते थे। आज आपने अपनी व्यवस्था में उस सबकी जिम्मेवारी को मुक्त कर दिया। कहा तुम्हारी अपने सहोदर में भी कुछ हो रहा है तो तुम जिम्मेवार नहीं हो, नहीं लाभ मिल रहा है किसी को। आज देख लीजिए जी। तो ये सब आरक्षण का जो विकृति आया है उसको सुधारने के लिए आपको नए सिरे से आरक्षण को डिफाइन करना होगा और संपूर्ण देशवासियों के हित में इसको सोचना होगा और चारों वर्णों के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को परिभाषित करना पड़ेगा। जी कम शब्दों में आप बताएं। मेरा कहना है कि जैसे श्री रामचंद्र के समय में निषाद राज थे, निषाद राज से मदद लिए, फिर आपको जो भीलनी थी उसका बैर खाए। अभी जो है वर्तमान में आपको प्राचीन में जाए तो कितने गुरु थे जो गुरुकुल में पढ़ाते भी थे, उसमें भेदभाव भी नहीं करते थे। अभी आपको खैरवार एक है, आदिवासी बोला जाता है, तो राजा थे, कितने दलित राजा थे और पिछड़े जाति के भी राजा थे और कितना पहले प्रेम था। लेकिन इसके चलते अभी जो पॉलिटिकल आरक्षण जो जारी है और नापतोल राजनीतिक वोट का, उसके चलते इतना कुव्यवस्था हो गया है कि अब जो है हम लोग एक दूसरे से मानव से दूरी बना रहा है। वो भाईचारा रहा नहीं, भाईचारा में जो है ना बेमनुष्यता आ रहा है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो उस समय एक यादव जी थे, आपको एक मन दलित के ही थे तो हम लोग पैर छू के गोड़ लागते थे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी कहते थे और उनको आज जो है आज कोई शिक्षक जो है बच्चा को डांट नहीं सकता है, तो ये आरक्षण का ही परिणाम था। अब पहले दलित समुदाय के शिक्षक थे और पीटते थे और जो है ना हम लोग जा करके कहते भी थे, अगर मान लीजिए तो खुश होते थे गार्जियन कि नहीं तुम्हारे करियर बनाने के लिए पीटते थे। तो ये आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने एक ज्वलंत मुद्दे पे परिचर्चा में भाग लिया और इस परिचर्चा का सार अगर देखें तो सभी प्रतिभागियों ने एक मत से कहा कि वर्तमान परिवेश में जो आरक्षण का जहर बोया गया है इन राजनेताओं के द्वारा, ये न तो समाज के हित में है न देश हित में है। आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अगर हमको रेस जीतना है तो दौड़ाना तो घोड़े को पड़ेगा, गधे रेस कभी नहीं जीत सकते। और आरक्षित वर्ग अपने को आरक्षित समझकर उस प्रकार का मेंटल लेवल पे नहीं पहुंचता है, जिसके कारण प्रतिभा का हनन होता है और ये देश हित के लिए खतरनाक है। हम सभी राजनीतिक दल के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बात को गंभीरता से सोचें, देश बचाना है या सत्ता बचानी है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो उनकी सत्ता कहाँ तक बचेगी और कब तक वो नेता रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का जिन्होंने देखा। धन्यवाद।